अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन आज अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का ऐसा समझे, पहला सबसे अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें तीन एक लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अहम है। पहला जो सबसे अहम लॉन्ग क्वेश्चन है वो हम आज पढ़ लें, बल्कि पहला लॉन्ग क्वेश्चन वो आज ही है। वो क्या बनता है? डिफाइन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लिख लें सवाल, डिफाइन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कामा potential difference एंड क्या कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तीन डेफिनेशन है, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फुल स्टॉप show that terminal potential difference is less than EMF of the battery is less than EMF of the battery when the circuit is closed. When the circuit is closed. ये टॉपिक है। मैं कोशिश करूंगा कि हम इसे 15-20 मिनट में खत्म करने की कोशिश करें, लेकिन नहीं होगा। पूरी तवज्जो आप लोगों को चाहिए होगी, साथ साथ। जिसका कोई क्वेश्चन हो तो मेरा सोना जरूर पूछा करो यार, मैं डाउट में रहता हूं कि बस वैसे ही बैठे हुए हैं या नहीं है, तो फिर वो मुझे इसलिए बातें बार बार रिपीट भी करनी पड़ जाती। हाँ भाई, लिखें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो मेरा सोना, ये सेल है वो जो बाजार से आप खरीद के लाते हैं, 555 वाला सेल, सोनी वाला सेल, चंदा वाला सेल। हाँ, ये वो सेल समझ लो। इस सेल को के साथ ये मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया। याद रखें, ये जो बोर्ड पे हम वोल्ट मीटर बनाते हैं या रियल भी, जो उनकी रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा होती है कि इसकी वजह से सर्किट में करंट ना होने के बराबर फ्लो कर, नेग्लिजिबल करंट होते हैं। तो ये वोल्ट मीटर इसका जो वोल्टेज मेजर करके देगा वो हमारे पास कहां पर किस कितना वोल्टेज होगा, बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। ये इसका पॉजिटिव एंड है, ये इसका नेगेटिव एंड है। तो सेल के टर्मिनल्स पर वोल्टेज, लेकिन कब? व्हेन द सर्किट इज ओपन। मैं इसको सर्किट अगर बनाऊं, यहां से ऐसे बनाता हूं, यहां पर ये बल्ब है, ऊपर ये बल्ब है और यहां पर मैंने एक स्विच लगा दी। अभी ये स्विच क्या है? ओपन है, सर्किट ओपन है, यहां से करंट पास नहीं हो सकता। तो उस वक्त ये जो वोल्ट मीटर है, जरा नीचे अलग सर्किट से नजर आए, ये जो वोल्ट मीटर है, व्हेन द सर्किट इज ओपन, तो सेल के टर्मिनल्स पर जितना भी ये वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करके देगा उसको हम क्या कहते हैं? EMF ऑफ द सेल कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल कहते हैं। पहली तो बात यहां पर ये आ गई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है, ये वोल्टेज है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। किसके एंड्स पर? सेल के एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम EMF कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि वो किसी सर्किट में ना लगाओ, ये जिस सर्किट में लगाओ वो सर्किट क्या हो? ओपन हो। ठीक है, तो EMF की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, it is potential difference across terminals of the cell if circuit is open। जब सर्किट ओपन हो, इसको हम EMF भी ऐसे बोलते हैं, EMF।
इसकी और भी डेफिनेशंस हैं हमारे पास, उनमें से एक और डेफिनेशन करके हम आगे बढ़ते हैं। हुरुलैन, क्या आप सुन रही हैं मुझे? हुरुलैन, आप क्लास में पहुंच चुकी हैं? यस सर। चलें फिर इधर देखें जरा, मैंने इनको बताया ये सेल है जो एक बल्ब के साथ लगा हुआ है। अभी बल्ब ऑफ है, क्यों? क्योंकि यहां से सर्किट ओपन है, स्विच ऑफ है। तो जब ये सेल किसी सर्किट में लगा हुआ है, ये बैटरी किसी सर्किट में लगी हुई है, तो मैंने इसके एंड्स पर ये वोल्ट मीटर लगाया। वोल्ट मीटर इसका वोल्टेज बताएगा। किसका वोल्टेज बताएगा? सेल के टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, वोल्टेज बताएगा। तो इस वोल्टेज को जो वोल्ट मीटर मेजर करके दे रहा है, इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ कहते हैं। लेकिन कब? इफ द सर्किट इज ओपन। जब सर्किट क्लोज होगा तो फिर ये से ईएमएफ नहीं कहते, क्या कहते? वो बाद की बात। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन की तरफ हम जा रहे हैं। तवज्जो यार, तवज्जो मेरा सुनो सारे, इधर देखो, मिटाना तो है ही सही। ये हमारे पास एक सेल है, जरा बड़ा बना दिया, नजर आ जाए। यार ये फिर कौन अभी आ रहा है यार, मैं कितनी दफा रिपीट। ये हमारे पास बल्ब है और ये हम कन्वेंशनल करंट इमेजिन कर रहे हैं। कन्वेंशनल करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस। तो यहां से ये पॉजिटिव टर्मिनल इन पॉजिटिव चार्जेस को पुश करते हैं। ये एनर्जी जो इनके अंदर आई होती है, यहां से जाते हैं, अपनी एनर्जी यहां पर बल्ब में इस्तेमाल करते हैं, लाइट में चेंज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, और सेल के नेगेटिव टर्मिनल से सेल के अंदर एंटर होते हैं। जैसे ये पॉजिटिव चार्जेस सेल के अंदर एंटर होते हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस सेल के अंदर एंटर होते हैं, तो अब बज़ाहिर आपको नजर आना चाहिए कि आगे सेल का कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव टर्मिनल है, जो इन पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। नेगेटिव इनको अट्रैक्ट कर रहा है। तो क्या ये चार्जेस खुद मूव करके इनसाइड द सेल नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल आ सकते हैं? मेरा सवाल क्या है आपसे कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये सेल के अंदर दाखिल हो गया। जब सेल के अंदर दाखिल हो गया तो आगे से पॉजिटिव रिपेल कर रहा है, नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये सेल जो है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, क्या खुद नेगेटिव से पॉजिटिव आ सकता है? कोई बताए, आ सकता है या नहीं आ सकता? नहीं आ सकता सर। नहीं आ सकता। मेहरबानी यार सुभान, शुक्र है बोले, मुझे एनर्जी मिली कि मुझे कोई जवाब आया। इसने जवाब दिया और बाकियों की तरफ से जवाब मिल गया, पक्का जवाब। क्या बोला कि ये हमारे पास खुद नहीं आ सकता। तो फिर आपको पता है सेल के अंदर कोई खाली डब्बी तो नहीं होती। सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, केमिकल होते हैं। वो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, दो तरह के रिएक्शन, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो यहां पर जो केमिकल होते हैं, उनके अंदर जो भी केमिकल है उनसे मेरा लेना देना नहीं। आप केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में फर्स्ट ईयर में वो पनी कौन कौन से सेल पढ़ कर आए होते हैं। तो वो जो हमारे पास सेल हैं वो आपस में रिएक्ट कर, सेल के केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, जिससे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, हीट एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी इन पॉजिटिव आयंस को मिलती है, इन पॉजिटिव चार्जेस को मिलती है, और उसके नतीजे में ये सेल के अंदर नेगेटिव टर्मिनल से किधर मूव करके आते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आते हैं। आगे से रिपल्शन होगी। तो इसका मतलब है ये चार्ज जब सेल के अंदर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएगा, दिस चार्ज हैज टू डू वर्क। उसे वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द रिपल्शन, अगेंस्ट द रिपल्शन। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, फर्स्ट ईयर से आप पढ़ते हैं कि व्हेन एवर वर्क इज डन अगेंस्ट सम फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स स्पेशली, बल्कि लाजमी, जैसे जमीन से मैं कोई चीज उठा के ऊपर लाता हूं तो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क है, ग्रेविटी नीचे खींच रहे, हम कहते हैं नहीं ऊपर जाना है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स, ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसके इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट ये चार्ज मूव करके जा रहा है। तो दिस वर्क डन ऑन दीज चार्जेस, जब वो यहां से बाहर निकल के आएंगे, विल बी स्टोर्ड इन देम एज अ पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये चार्जेस क्या करेंगे? जैसे बाहर आएंगे, पहले मरियल थे, सेल के अंदर से गुजरे, सेल ने उनको एनर्जी दी, अब वो तगड़े होके बाहर आ गए। तो भला क्या मतलब हो गया सारी बात के, सारी बहस का क्या हो गया कि सेल के अंदर जब चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस की मैं बात कर रहा हूं, वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो उन पर एक वर्क होता है।
सेल उन पर एक वर्क करता है, सोर्स उन पर एक वर्क करता है, जो क्या करता है, उन चार्जेस में एनर्जी स्टोर करता है। वो जो वर्क डन ऑन दिस यूनिट चार्ज है टू मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल इनसाइड द सेल, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। मैं जरा इधर लिखता हूं, आपको और बात भी क्लियर होगी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? इट इज द वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज। यूनिट मैं पॉजिटिव लिख रहा हूं क्योंकि पॉजिटिव के लिहाज से आगे साइन लाएंगे। ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल inside the cell. Inside the cell. तो ये क्या हो गया? ये वर्क डन है, इट इज वर्क डन किसके ऊपर? ऑन अ यूनिट चार्ज। तो आप लोग जानते हैं वर्क डन ऑन द यूनिट चार्ज क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाता है? वोल्टेज। लेकिन ये खास वोल्टेज है जो सेल के अंदर है, और इसको हम क्या नाम कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बट दिस इज नॉट फोर्स, इट इज द वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज, ताकि वो चार्ज सेल के अंदर से गुजर सके, ठीक है, लेकिन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द रिपल्शन ऑफ द चार्जेस, रिपल्शन ऑफ द टर्मिनल, रिपल्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल, ताकि वो एनर्जी गेन करके बाहर आ सके। तो जितने भी चार्जेस सेल के अंदर से इस सूरत हाल से गुजरेंगे, तो दे कम आउट बीइंग आफ्टर गेनिंग सम एनर्जी। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं, तीसरी डेफिनेशन भी आ रही है, इट इज द एनर्जी गेन्ड बाय यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज या 1 कूलम चार्ज भी लिख सकते हैं। यूनिट चार्ज फ्रॉम द सोर्स सेल। ये एनर्जी है जो ये यूनिट चार्ज गेन करेगा, ये चार्ज गेन करेगा व्हाइल मूविंग इनसाइड द सेल। कौन देगा वो एनर्जी? सेल देगा, सोर्स देगा। इट इज द एनर्जी गेन बाय द यूनिट चार्ज फ्रॉम द सेल, फ्रॉम द सोर्स। क्लियर होगी बात? तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज वोल्टेज ही होता है। वोल्टेज की यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। तो इसकी भी एसआई यूनिट क्या है? वोल्ट। इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट वी। समझ आ गई? लिख लो यार, जल्दी से लिख लो। जरा जल्दी लिखना, मेरा सोना, जल्दी लिखना। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। इधर देखें भाई, देखो मेरा सोना, सारे इधर देखें। यहां पर ये एक बल्ब है, यहां पर मैंने फर्ज करने एक और बल्ब लगा दिया, इधर कोई और बल्ब है। तो सेल के सर्किट के अंदर से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी रजिस्टर के अक्रॉस जब ये चार्ज गुजरेगा, जैसे ये बल्ब के अक्रॉस गुजर रहा है, तो वो उसको क्या करना पड़ेगा? अपनी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। या बल्ब की रेजिस्टेंस होगी, कंडक्टर की रेजिस्टेंस होगी, उसके अगेंस्ट लड़के चार्जेस को आगे जाना पड़ेगा। तो ये चार्जेस जो यहां से सेल से एनर्जी गेन करके बाहर निकलते हैं, जब इस बल्ब में से गुजरेगा तो आगे मरियल हो चुका होगा, कुछ एनर्जी लॉस हो चुकी होगी उसमें से। तो वो जो वर्क डन बाय द चार्ज है टू मूव बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द सर्किट, सर्किट के अंदर 2 पॉइंट्स के दरमियान किसी रजिस्टर के अक्रॉस एक चार्ज को मूव करने के लिए जितना वर्क डन बाय द यूनिट चार्ज करना पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो क्या कहते हैं जी? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट इज वर्क डन by unit charge to move between
2 points in the circuit, it is work done by the unit charge to move between 2 points in the circuit. इसको हम लिखेंगे वैसे ही W/Q, लेकिन आपको पता है ये वर्क डन बाय द यूनिट चार्ज है। ये क्या था? इट इज वर्क डन ऑन द यूनिट चार्ज। तो ये एनर्जी गेन की जिम्मेदारी थी, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस में एनर्जी लॉस की जिम्मेदारी है। ईएमएफ में चार्ज एनर्जी गेन करता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज एनर्जी लॉस करता है। अपनी जो एनर्जी है उसे इलेक्ट्रिकल, यहां पर उसके पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी थी, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यहां पर किस में चेंज कर रहा है? बल्ब में से गुजरने के बाद लाइट में चेंज कर रहा है, तो इसलिए हम एनर्जी डिसिपेशन कहेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज रिस्पांसिबल फॉर एनर्जी डिसिपेशन। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ूं, जल्दी से बढ़ूं, टाइम कम रहेगा। देखो भाई इधर पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिख ली सबने? यस सर। हाँ मेरा सुना सारे, इधर देखो। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की मैंने पहली डेफिनेशन क्या लिखवाई थी कि मैंने एक वोल्ट मीटर सेल के टर्मिनल्स के साथ लगा दिया और सेल एक सर्किट में अटैच है, लेकिन सर्किट अभी ओपन है। सर्किट से, सेल से की वजह से यहां पर कोई करंट पास नहीं हो रहा। तो जब सर्किट ओपन हो तो सेल के टर्मिनल्स पर जो वोल्टेज होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको हम क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं। तो ये वोल्ट मीटर इस वक्त जो भी वोल्टेज हमें मेजर करके देगा वो ईएमएफ कहलाएगा, बिकॉज द सर्किट इज ओपन। लेकिन मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूं तो ये अब यहां से करंट पास करेगा, एक इसमें से पास करेगा, फिर सेल के अंदर से भी ऐसे पास करेगा। तो अब ये जो वोल्टेज मेजर करके देगा वो पहले के मुकाबले में कम होगा। क्यों कम होगा वो बाद की बात है। तो अब भी ये वोल्ट मीटर कहां पे कनेक्टेड है? सेल के टर्मिनल्स के साथ कनेक्टेड है ये वोल्ट मीटर, लेकिन उस वक्त कनेक्टेड है व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज वर्क डन, सॉरी ये नहीं लिखना, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस across terminals of the cell, सेल या बैटरी जो भी लिखना चाहे, when circuit is closed, when circuit is closed, या ये भी कह सकते हैं कि ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस जब सर्किट में करंट पास हो रहा है। सर्किट क्लोज होने का मतलब है, मैं लिख ही देता हूं आगे, ब्रैकेट में लिख देते हैं, व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, जब बैटरी से करंट ड्रा कर रहे हो फ्रॉम सेल के, ऊपर सेल लिखा है फ्रॉम सेल, तो जब सेल में से करंट ड्रा कर रहे हो तो उस वक्त उसके एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सारे इधर देखो यार, सारे इधर देखो, टाइम कम है, सारे इधर देखें। अब जब करंट ऐसे पास कर रहा हो तो यहां से वो पॉजिटिव चार्जेस या इलेक्ट्रॉन जो भी आप समझ रहे हैं, वो जब सर्किट सेल के अंदर से गुजरते हैं, क्या वो इलेक्ट्रोलाइट या सेल के जो अंदर केमिकल है उसके एटम से टकराएंगे या नहीं टकराएंगे?
टकराएंगे। टकराएंगे। जब वो टकराएंगे तो इसका मतलब है कोलिजन्स ऑफ द चार्जेस विद द एटम्स होंगे। तो सेल क्या करेगा, उस इन कोलिजन्स की वजह से दैट आल्सो ऑफर सम रेजिस्टेंस, सम अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ द करंट। तो सेल खुद भी करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस ऑफर करता है, although that is very very small, but that offers some resistance। तो हम क्या कहते हैं, यहां पर अब हेडिंग देंगे, लिखनी है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या है, इट इज द रेजिस्टेंस offered by cell to the flow of current। सेल खुद जो करंट को रुकावट ऑफर करता है, सर 2-4 मिनट, उससे हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कहते हैं। देवा ही पहले, हाँ भाई क्लियर। अब जरा इधर देखो भाई, देखो 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 मेरा सोना, सेल का सिंबल क्या है, ये है एक पॉजिटिव टर्मिनल, जरा लंबी लाइन है, नेगेटिव टर्मिनल की काम होती है। लेकिन ये आइडियल सेल है, ये आइडियल सेल का सिंबल है, रियल सेल का सिंबल नहीं है। रियल सेल का जो सिंबल है, सिंबल ऑफ अ सेल, वो ये है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और साथ उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को भी हमने रिप्रेजेंट करना है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। और ये ऐसे नहीं है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये बेसिकली ऐसे सिंबल मुकम्मल होता है, और ये जो एंड है ये बराबर होने, पूरा ऐसे बना लो, ये जो है ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव होगा, उसके अंदर वाला वो सिंबल होगा पॉजिटिव नेगेटिव। ये सेल की ईएमएफ को रिप्रेजेंट करेगा, ईएमएफ उसको मैं ई से लिख रहा हूं, बुक में क्या सिंबल है, छोटे वाला ई है, स्टाइलो वाला ई, ऐसे ई साथ इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज द सिंबल ऑफ ए सेल। ठीक है, पूरी तवज्जो इधर, मेरा सोना सारे इधर। अब यही जो है सिंबल मैं रिप्रेजेंट करूंगा, ये जो सर्किट है इसे अब मैं रिप्रेजेंट करूंगा सिंबॉलिक फॉर्म में। ये नेगेटिव, ये टर्मिनल, ये वोल्टेज वोल्ट मीटर वाली बात तो खत्म होगी, हमने सिर्फ डिफाइन करने के लिए उसे लगाया। ये बहुत गौर से, क्या है, नीचे सेल है, डेरिवेशन, नीचे सेल है, तो सेल का सिंबल ये आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स, साथ ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल आर, इसकी ईएमएफ ई, अब ये जो हमारे पास सेल है, ये जो हमारे पास सेल है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ अटैच है, एक बल्ब के साथ अटैच है, नेगेटिव टर्मिनल बल्ब के दूसरे एंड के साथ अटैच है। यानी ये बल्ब क्या है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जिसको मैं ऐसे बना रहा हूं कैपिटल आर। ये जो इसका पॉजिटिव एंड है ये इधर अटैच हो गया, इसका जो नेगेटिव एंड है ये हमारे पास इधर अटैच हो गया। तो बल्ब की जगह पर रेजिस्टेंस आ गई और सेल की जगह पर ये आ गया। ठीक है, अब जरा देखो, सर्किट क्योंकि क्लोज है तो यहां से चार्जेस जो निकलेंगे उनकी वजह से करंट फ्लो करेगा, यहां से ये करंट आ रहा है, ये आई, यहां से पास करेगा, यहां से पास करेगा, यहां से सेल के अंदर से भी पास करेगा। ठीक हो गया। अब मैं क्या कह देता हूं, आपसे मैं पूछता हूं, मैं किससे पूछता हूं, राबिया आप बताएं, ये जो आर है कैपिटल रेजिस्टेंस आर, और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल आर है, आर दे इन सीरीज आर इन पैरेलल? सीरीज में है, शाबाश, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस के फ्लो, करंट के फ्लो का एक ही रास्ता है, तो ये आर और ये स्मॉल आर दे आर इन सीरीज। तो हम क्या कह देते हैं, लेट अ सेल ऑफ ईएमएफ
E internal resistance, small r is connected किसके साथ? with an external resistance capital R as shown. ये शोशा वाले जुमले, लेकिन फिगर से आपको क्या नजर आ रहा है? सिंस कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, ये दोनों रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज, ये सीरीज में है। तो अगर ये सीरीज में है तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी? सो देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ई इज, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की कितनी होगी? सीरीज में जब भी कोई रेजिस्टेंसेज हो तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है? R1 प्लस R2। तो इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी? R1 कैपिटल R, R2 स्मॉल r। अब ये इस पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। अब यहां से ये सेल क्या करेगा? यहां से चार्जेस फ्लो करेंगे, करंट फ्लो करेगा, तो यहां पे करंट आई है, तो अब मैं क्या कह देता हूं? लेट आई बी करंट provided by cell is by cell for circuit is। आज की आखिरी बात, बाकी मैं बातें कल करूंगा। तो वो क्या है? फ्रॉम ओम्स लॉ करंट I इज इक्वल टू V ओवर R। करंट कौन सा? जो पूरे सर्किट के लिए है। तो पूरे सर्किट का जो करंट है वो जो है वो क्या होगा? ये पूरे सर्किट का करंट है, तो यहां पर वोल्टेज भी कौन सा होना चाहिए? पूरे सर्किट का वोल्टेज होना चाहिए। तो पूरे सर्किट का जो वोल्टेज है वो हमारे पास क्या है? E। पूरे सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? RE, और RE किसके बराबर है? R प्लस स्मॉल r। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और यहां से हम कल बात आगे स्टार्ट करेंगे। इससे आगे फिर जल्दी होगी। अच्छा, एक जुमला और लिख लेते हैं। अब यहां से जरा बताओ, ये R प्लस R डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई I R प्लस R, इधर क्या रह जाएगा? EMF। इस IR को मैं मल्टीप्लाई, I को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, IR प्लस IR इज इक्वल टू E। ये IR इज इक्वल टू, ये IR जो है पॉजिटिव है, इधर अगर EMF में से क्या हो जाएगा? नेगेटिव, माइनस IR। यहां से हम अब कल पढ़ेंगे, नहीं तो जल्दी का काम आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है जी, ये से आप लोग नोट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पिक्चर में अभी सेंड कर देता हूं। इस पे हमने बात करनी है। मैं इक्वेशन इधर देख रहा हूं, IR इज इक्वल टू E माइनस IR। IR क्या है? ये ओम्स लॉ के मुताबिक वोल्टेज है। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। IR क्या है? V इज इक्वल टू IR, वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है किसके अक्रॉस? जो यहां पे रेजिस्टेंस है साथ, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यानी इस केस में ये बल्ब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये। तो इस बैटरी में से जितना वोल्टेज इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे अप्लाई हो रहा है, दैट इज द IR, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब जरा ये बताओ, इस वक्त इसमें से करंट पास हो रहा है, बल्ब ऑन है हमारे पास, ये सही। अब इस सेल के टर्मिनल्स पर जरा देखना है, गौर करना है। इस बल्ब का जो लेफ्ट एंड है वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है,
एक मिनट, ये कंप्यूटर वाले आए हैं, सॉरी। हाँ भाई कंप्यूटर वालों, इधर देखो। जी सर। आ यार आ जल्दी आ। हाँ भाई कल हमने यहां तक पढ़ लिया था, कहां तक? आई आर इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब मैं इन सारों को ये बताया था कि आई आर क्या है, ये वोल्टेज है। ये किसके क्रॉस वोल्टेज है? V इज इक्वल टू आई आर। इस रेजिस्टेंस R के क्रॉस वोल्टेज है, यानी चार्जेस को इस बल्ब में से, इस रेजिस्टेंस में से गुजरते वक्त जितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, जो वर्क डन बाय द यूनिट चार्ज करना पड़ेगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? वो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो V इस इक्वेशन में जो आई आर है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, देखिए इधर ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी बल्ब है, इसके लिहाज से मैं अभी नहीं बता रहा, मैं इधर से बता रहा हूं तो जहां से आसानी से नजर आ जाए। इस बल्ब का जो लेफ्ट हैंड है वो इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। इसका जो राइट हैंड है वो सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। कल भी मैंने बताया ये इसका सिंबल है, ये बेसिकली इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल ही है। तो रेजिस्टेंस का लेफ्ट हैंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, इसका राइट हैंड सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस बल्ब पर जितना भी वोल्टेज इस्तेमाल हो रहा है, जितना भी इस पर पोटेंशियल डिफरेंस है, वो वही होगा जो सेल के टर्मिनल्स पर है। हाँ भाई मैं ये कह सकता हूं कि नहीं कह सकता कि ये जो आई आर है, वोल्टेज अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये है क्या? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, या मैं ये भी कह सकता हूं ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ द सेल है, जिसे हम क्या कह देते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कह देते हैं, वीटी। आपकी बुक में शायद वी है, हम उसे वीटी लिखेंगे ताकि हमें आसानी से बोला जा सके, समझ आ सके। यही मुश्किल बात थी। हाँ भाई बात समझ में आई कि ये जो यहां से करंट आई पास कर रेजिस्टेंस आ रहे, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है? V इज इक्वल टू आई आर, इस बल्ब के अक्रॉस। लेकिन बल्ब के एक एंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है। तो अब जितना भी वोल्टेज सेल के टर्मिनल्स पर होगा, उतना ही वोल्टेज अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा। ठीक हो गया। मैं एक और बात भी यहां पर लिख देता हूं, एंड आई आर करंट इनटू रेजिस्टेंस, ये भी क्या है? वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन किसके अक्रॉस? अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। क्योंकि यहां से जो चार्जेस गुजरेंगे तो ये सेल से एनर्जी गेन करके बाहर आते हैं। कुछ एनर्जी कहां पे यूज हो गई? इसके अक्रॉस। लेकिन असल में क्या हो रहा होता है, जब ये चार्जेस में यहां से इन होंगे, सेल के अंदर नेगेटिव टर्मिनल से इन होंगे, तो जब वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो रास्ते में उनके अपने ही एटम के साथ कोलिजन हो जाते हैं। तो जितनी एनर्जी गेन उसको हो रही होती है, उसका थोड़ा सा हिस्सा सेल के अपने अंदर ही इस्तेमाल हो जाता है, सेल की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर ही इस्तेमाल हो जाता है। कैसे कि चार्जेस एनर्जी गेन करके बाहर निकलना चाहते हैं, बट ऑन द वे दे कोलाइड विद द अदर एटम्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जिस वजह से उनकी एनर्जी जितनी गेन होनी चाहिए उसमें से कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है ड्यू टू द कोलिजन्स विद द एटम्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो जो वोल्टेज लॉस है अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, वो हमारे पास क्या है? V इज इक्वल टू आई आर है। तो आई आर इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इज द वोल्टेज यूज्ड इनसाइड द सेल। इसका मतलब क्या हो गया? अब मैं इस इक्वेशन को, पता नहीं मुझे याद नहीं पड़ा, इसे आई थिंक इक्वेशन नंबर 2 कहा था, इक्वेशन 1 कहा था, इक्वेशन 2 कहा था, इसको 2 कहा था सर। 2। तो अब मैं इस इक्वेशन 2 को कैसे लिख सकता हूं? सो इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, आई आर की जगह पर मैं लिख देता हूं टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू ईएमएफ
माइनस आई आर। अब ये इक्वेशन क्या कह रही है कि जब सर्किट क्लोज होगा, क्लोज का मतलब है सर्किट में करंट पास हो रहा होगा, तो ये जो सेल है ये सारी के सारा वोल्टेज बाहर टर्मिनल्स पर प्रोवाइड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सम ऑफ द वोल्टेज, सम ऑफ द एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज लॉस्ट इनसाइड द सेल इटसेल्फ। क्यों? किसके अक्रॉस? अक्रॉस इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। जो बाकी बचेगी वो हमारे पास कहां पर आएगी? सेल के टर्मिनल्स पर आएगी, जिसके मुताबिक वो चार्ज एनर्जी गेन करके बाकी पूरे सर्किट में फिर इस्तेमाल कर सकता है। अगर करंट जीरो हो जाए, ये आई जीरो हो गया, ये जीरो होगा, टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के बराबर ही होगा। जैसे सर्किट ओपन था तो फिर हमने क्या कहा था? सेल के टर्मिनल पर जो वोल्टेज होगा वो ईएमएफ के बराबर होगा। लेकिन जब सर्किट क्लोज होगा, सर्किट में से करंट पास हो रहा होगा, तो उस वक्त हमारे पास क्या होगा? सम ऑफ द वोल्टेज इज लॉस्ट इनसाइड द सेल। जो ईएमएफ में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बाकी जो बचेगा वो सेल के टर्मिनल्स पर आएगा, जिसको हम क्या कहेंगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? हम ये कह देते हैं कि अबव इक्वेशन tells us that sum of the potential difference is used against the internal resistance of the cell So that's why terminal voltage is less than EMF of the cell if the circuit is closed. यानी current is flowing in the circuit. क्लियर होगी बात? अब ये एक बात आ गई हमारे पास, ईएमएफ को मैं ऐसे ही लिख देता हूं। अब जरा देखो, हमारा सवाल यहीं पर मुकम्मल हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात सवाल यहीं पर खत्म नहीं होता। वो तो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन के मुताबिक, लॉन्ग क्वेश्चन जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन उसके मुताबिक था। बाज़ औक़ात सवाल यहाँ पे खत्म नहीं होता, इससे आगे भी बढ़ता है। वो क्या है? देखें जरा, इफ द सर्किट इज ओपन, अगर सर्किट ओपन हो तो सर्किट में फिर करंट पास नहीं कर रहा होगा तो करंट जीरो हो जाएगा। इट एम्प्लाइज दैट टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस करंट की जगह पर क्या आ जाएगा? जीरो इंटू आर, वीटी इज इक्वल टू ई माइनस जीरो। तो फिर हम क्या कहेंगे? फिर टर्मिनल पर वोल्टेज किसके बराबर है? ईएमएफ के बराबर है। यहां पर टर्मिनल वोल्टेज जब सर्किट क्लोज है तो इज लेस देन ईएमएफ ऑफ द सेल। अब अगली बात, एक और बात भी है, लेकिन वो आप ऐसे लिखेंगे, ये बॉक्स बना के साइड इंफॉर्मेशन में लिखेंगे और जरूर लिखेंगे। और वो क्या है? इफ सेल और बैटरी इज चार्जिंग, आगे मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं ना, आप अपने मोबाइल के चार्जर से क्या करते हैं? मोबाइल के चार्जर से क्या करते हैं? अपनी मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं। तो जब वो एक आपने हाई वोल्टेज पर अपने घर में वो लगा दिया, जो उसके अंदर ट्रांसफार्मर भी होता है, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, 220 वोल्ट को 5 वोल्ट्स में चेंज करता है, फिर उसमें वो उसे डीसी में भी चेंज करता है, रेक्टिफाई भी करता है। अब वो जो मोबाइल की बैटरी है, अब वो डेड हो चुका है मोबाइल। डेड से मुराद उसकी अपनी जो पावर है वो जीरो हो चुकी है। अब आपने जब उसको कनेक्ट किया चार्जर के साथ, अब आप उसके टर्मिनल पर वोल्टेज लगा रहे हैं। अब वो बाहर से चार्ज करने वाला वोल्टेज जो उसके टर्मिनल पर अब अटैच है, वो उसके टर्मिनल वोल्टेज बन जाएगा। और वो टर्मिनल वोल्टेज ड्यूरिंग चार्जिंग क्या होगा? ज्यादा होगा किसके मुकाबले में?
उस सेल का जो भी एग्जिस्टिंग वोल्टेज है उसके मुकाबले में। तो जब मोबाइल बिल्कुल ऑफ हो गया, उसकी चार्जिंग जीरो हो गई, उसका अपना वोल्टेज कितना हो गया, उसकी ईएमएफ कितनी हो गई, जीरो हो गई, ईएमएफ जीरो हो गई। जबकि बाहर से जो अब चार्ज करेगा वो तब भी चार्ज कर सकता है जब उसका टर्मिनल पर वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो ज्यादा हो उस सेल की अपनी एग्जिस्टिंग ईएमएफ के मुकाबले में। तो जब बैटरी या सेल चार्ज हो रहा होता है उस वक्त हमारे पास टर्मिनल पर जो वोल्टेज होता है वो ज्यादा होता है सेल की अपनी एग्जिस्टिंग ईएमएफ के मुकाबले में। और जब वो 100% चार्ज हो जाता है तो उसका क्या मतलब है कि अब आप बाहर से जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और उस बैटरी का जो अपना वोल्टेज है टर्मिनल्स पर वो आपस में इक्वल हो चुके हैं। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो अब मैं क्या कहता हूं, इफ अ बैटरी और सेल इज चार्जिंग देन टर्मिनल वोल्टेज विल बी ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ एग्जिस्टिंग ईएमएफ जो उसके अंदर उस वक्त मौजूद होती है। ठीक हो गया, ये मैंने क्या लिखा है, इफ द सेल और बैटरी इज चार्जिंग देन टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ द सेल। इन दिस केस जब बैटरी को चार्ज करते हैं तो वो उसके आयंस जो उसके अंदर होते हैं उनको हम अपोजिट डायरेक्शन में भेज रहे होते हैं, तो हम उसको ऐसे लिख देते हैं VT EMF माइनस करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता है, तो ऐसे, तो EMF माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस IR। ये भी इक्वेशन है, लेकिन ये आप सारा रफ साइड पर, रफ नहीं इसी टॉपिक के सामने ही लिखेंगे, लेकिन ये अब आपको 3 बातें क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहली बात, मैं आज वाली बात जरा जल्दी से रिवाइज करता हूं, सिर्फ रिवाइज कर रहा हूं, ये जो बाद में 1-2 आए हैं उनके लिए। यहां तक हमने कल पढ़ लिया था, ये इक्वेशन दोबारा मैंने लिखी जो इक्वेशन नंबर 2 है। IR क्या है, ये वोल्टेज है जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस इस्तेमाल हो रहा है। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये हमारी जो सेल की बैटरी है वो जो इस्तेमाल करेगी, ये सेल का इधर पॉजिटिव टर्मिनल होगा और इधर उसका नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो अब ये रेजिस्टेंस किसके साथ अटैच है, सेल के इधर पॉजिटिव टर्मिनल, और इधर किसके साथ अटैच है, सेल के नेगेटिव टर्मिनल से। अब सेल के टर्मिनल्स पर जो भी वोल्टेज होगा वो उतना ही होगा जितने इस रेजिस्टेंस पर है। तो इस रेजिस्टेंस पर कितना वोल्टेज होगा, इसमें करंट I है, तो ये IR, दिस इज द वोल्टेज। नहीं, अब आपने वो काशिफ साहब जो कैपिटल के साथ अटैच कर दिया, ठीक है, समझ आ गया। ये वोल्टेज आ गया, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, IR। इसको हम क्या कहेंगे, ये उतना ही वोल्टेज होगा जितना सेल के टर्मिनल्स पर है, इसको हम टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं। जबकि IR क्या है, ये स्मॉल, ये करंट इनटू स्मॉल रेजिस्टेंस R, ये भी क्या है, वोल्टेज है, V इक्वल टू IR। लेकिन ये कौन सा वोल्टेज है, ये वो वोल्टेज है जो सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस इस्तेमाल हो रहा होता है। तो अब मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, IR को लिख दिया टर्मिनल वोल्टेज, ये EMF माइनस IR। यहां से में नजर आ रहा है कि EMF में से कुछ वोल्टेज माइनस हो रहा है। मसलन इधर 10 वोल्ट है जो सेल के ऊपर प्रिंटेड है कि ये 10 वोल्ट है, उसमें से कुछ ये माइनस हो गया सेल के अपने रेजिस्टेंस के अक्रॉस 1 वोल्ट, तो बाकी जो जूठ बचा है 9 वोल्ट वो कहां पर आ जाएगा, सेल के टर्मिनल्स पर आ जाएगा। यानी सेल थोड़ी सी एनर्जी अपने अंदर ही इस्तेमाल कर लेती और वो पॉइंट्स में होती है। मैंने 1 जरा अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए किया है, 0.1 0.2 यानी ऑलमोस्ट 1 या उससे लेस वैल्यू होती है, ज्यादा नहीं होती। इन 10 एक वोल्ट के सेल के अंदर वो पॉइंट्स में ही होगी। तो जो बाकी बचता है वो यहां पर आते हैं। इसका मतलब है जब करंट पास हो रहा है तो ये वाला फैक्टर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो सेल की EMF में से कुछ वैल्यू माइनस होगी, बाकी सेल के टर्मिनल्स पर वोल्टेज आएगा। इसलिए हम क्या कहते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज इज लेस देन द EMF ऑफ द सेल। फिर मैंने ये कहा कि अगर सर्किट ओपन हो, इफ द सर्किट इज ओपन, तो करंट 0 हो जाएगा। जब करंट 0 हो जाए तो इस इक्वेशन में I की जगह पर क्या पुट कर दिया, 0, तो 0 इंटू R, ये 0 हो गया। टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू EMF। तो फिर सेल जब सर्किट ओपन हो, ये एक सेल को डायरेक्ट मैं वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर दूं तो वोल्ट मीटर उसके टर्मिनल्स पर जो भी वोल्टेज हमें मेजर करके देगा वो सेल की EMF के बराबर होगा। ठीक हो गया। और तीसरी बात कि अगर बैटरी चार्ज हो रही हो तो फिर सेल के टर्मिनल्स पर जो वोल्टेज होता है वो उसकी एग्जिस्टिंग EMF के मुकाबले में ज्यादा होगा, तब भी वो चार्ज कर सकेगा। क्योंकि बाहर से जो हम वोल्टेज लगाएंगे टर्मिनल्स पर वो टर्मिनल वोल्टेज बन गया, और वो जो बैटरी जिसको चार्ज करने की जरूरत पड़ी है उसकी EMF कम है, तो तब भी वो चार्ज कर सकेगा। ठीक है। और उसकी इक्वेशन ये जो E माइनस IR थी,
वो करंट क्योंकि बाहर से वो चार्ज कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन से, इसलिए करंट को माइनस लें तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये फिर उसकी टर्मिनल वोल्टेज की इक्वेशन बन जाती है। ठीक हो गया, इसे जल्दी से नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें। मैं जरा पानी पीना चाहता हूं। क्वेश्चन लिखे, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से लिखना है। व्हाइल एनालाइजिंग अ सर्किट, जिनके पास बुक नहीं है वो लिखें, व्हाइल एनालाइजिंग अ सर्किट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, internal resistance of EMF sources, internal resistance of EMF sources are ignored. Why? तो शॉर्ट क्वेश्चन क्या, बहुत ही आसान सी बात है, आप सारे जानते हैं। तो यहां पर मैंने आप लोगों को बताया भी है, अभी बताया है कि यहां पर जो ये वोल्टेज इधर इस्तेमाल हो रहा होता है ये पॉइंट्स में होता है। मसलन ये 0.1 इधर इस्तेमाल होगा तो इधर कितना होगा 9.9 वोल्ट्स, इधर टर्मिनल वोल्टेज भी 9.9 वोल्ट्स, बहुत थोड़ा सा वोल्टेज यहां पे इस्तेमाल प्रोड्यूस होता है। वजह ये होती है कि सर्किट में करंट भी पास हो रहा होगा लेकिन जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आर वो इतनी कम होती है कि नेग्लिजिबली स्मॉल होती है, वेरी स्मॉल। तो उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, अप्रॉक्सीमेटली हम 0 ले लेते हैं, जिसके नतीजे में फिर ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज ये बराबर ही आ जाते हैं। तो तब भी हम वो इग्नोर कर देते हैं और हम यही कहते हैं कि सेल के ऊपर अगर 10 वोल्ट ईएमएफ लिखी हुई है तो उसके टर्मिनल पर भी कितनी है, 10 वोल्ट ही है। तो हम इसका आंसर क्या लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इंटरनल रेजिस्टेंस of the cell is ignored because it is very small. Cell offers resistance due to collisions of electrons with electrolyte particles, which is too small to be ignored. ठीक है, अब ये बस बात इतनी सी है जो ऊपर लिखी है, अब ये बस 3 नंबर पूरे कर रहा हूं। यहां से जरा देखो, ये माइनस आई आर इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस आई आर। तो ईएमएफ के बारे में सवाल, इसलिए ईएमएफ में लेफ्ट साइड पर ले जाता हूं। ईएमएफ इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। ठीक है, यहां पर इग्नोर के आगे मैं लिख लेता हूं आर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। पुट आर इज अप्रॉक्सीमेटली 0, तो यहां से ईएमएफ किसके बराबर आ जाएगा, आई आर के बराबर आ जाएगा। तो फिर ईएमएफ किसके बराबर है, एक्सटर्नल वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज के बराबर आ जाएगा।